वेरी गुड मॉर्निंग। दिल्ली में अनलॉकिंग का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है मजहर। सिर्फ इंडस्ट्रीज को खोला गया है और सिर्फ कंस्ट्रक्शन को खोला गया है। तो जो मजदूर वर्ग है सिर्फ वो दिल्ली में मूवमेंट कर सकता है, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है। गुड मॉर्निंग प्रभु। प्रभु नहीं बोलो। थोड़ा वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट और। बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। अरविंद, मेघा, दीपक, सुमित। एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी चाहिए? उद्देश्य पढ़ना है या उसको समझना, याद करना है? अगर एक बार में आपके समझ में आ गया और याद हो गई तो हो गया। अब कितनी बार क्या पढ़ना चाहिए? वेस्टर्न पार्ट में ही क्यों मुफस्सल बनते हैं, ये मैंने 50 बार बता दिया। और अब बताने का मन नहीं है मेरा, फिर भी बता देते हैं। अपतटीय व्यापारिक पवनें, पहला कारण। दूसरा, उच्च दाब, वायुमंडलीय उच्च दाब है वहां पे। तीसरा, सब ट्रॉपिकल जेट का गर्त बनता है। चौथा, ठंडी धाराएं प्राप्त होती है। अब तो मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया कि आप ये देखो, मैंने आई प्रोटेक्टर लगा तो रखा है। लेंस कार्ट में मैंने देखा कि यूवी रेज, ब्लू रेज, ब्लू लाइट और फॉग, एंटी ग्लेयर, ये सारा प्रॉपर्टीज देख करके ले लो। 1500 रुपये में ऐसे कुछ आता है। चार महीने के बाद आईएएस के पीटी का पेपर है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये व्यक्ति परक है। इसमें कोई भाषण देना बेकार की बात है, क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, बाकी लोगों की स्ट्रेटजी अलग हो गई।
पीजीएफ अधिक होगा, कोरियोलिस अधिक होगा और फ्रिक्शन कम होगा, तभी भू विक्षेपण होगा। ये बिल्कुल सत्य है। देश में जितने भी जीआरएफ और नेट निकालते हैं लोग, हमारे स्टूडेंट नेट और जीआरएफ के तो मास्टर हैं। ऑप्शनल की ड्यूरेशन ज्योग्राफी की जनरली 5 महीने 6 महीने तक चली ही जाती है। अगर आप वीडियो क्लासेस देखोगे तो कुछ क्लासेस लाइव कर लो, कुछ वीडियो क्लासेस कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि कम समय में भी आप पूरा कर सकते हो। रिवीजन करने का तरीका होता है जब आप 100% अलर्ट हो। और मेरा तो ये मानना है कि जब भी आप रिवीजन करते हो तो आप अगर चेंज ऑफ प्लेस करोगे या चेंज ऑफ पोजीशन करोगे, ध्यान से सुनना, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ एम्बियंस, ऐसा कुछ भी करते हो तो रिवीजन में मेमोराइजेशन ज़्यादा होता है। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब है कि अभी आप मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हो और रिवाइज करने के लिए 10 दिन के लिए चले गए गांव, वहाँ 24 घंटे आपके साथ है, या गांव में हो तो चले आए कहीं पे, तो एक चेंज ऑफ प्लेस होता है जो कि संभव नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए संभव है। हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग फ्री हैं, तुम्हारे लिए शायद संभव नहीं होगा। तो चेंज ऑफ पोजीशन भी होता है। जैसे मान लो आप बैठ करके पढ़ते हो तो आप वॉक करके पढ़ो रिवाइज करने के लिए, आप आधा लेट करके पेट के बल पढ़ो रिवाइज करने के लिए। तो चेंज ऑफ पोजीशन बहुत जरूरी है। और तीसरा, अगर आप मेमोराइजेशन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो अपने कमरे के एम्बियंस को चेंज करो। टेबल जिस कॉर्नर में है वहां से उठा करके दूसरे कॉर्नर में रखो, टेबल लैंप को बदल दो, सामने दीवार में वॉलपेपर बदल दो, बेडशीट बदलो। ये सब चीजें करके तब जब करोगे ना तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। और जब भी रिवीजन करते रहो तो उस पीरियड में अपने फूड का, क्योंकि ब्रेन बहुत ज्यादा कैलोरीज उसको चाहिए होगा, आप ब्रेन का फंक्शन उसको इंटेंसिफाई कर रहे हो, तो लॉस ऑफ ग्लूकोज हो सकता है आपके बॉडी में, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। हम लोग जनरली सोचने लगते हैं कि अब याद नहीं हो रहा है, थक गए। अरे वो लॉस ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। तो अगर आप वही देखो, कुछ लोग चाय पीते हैं, चाय पीने से वो चाय से नहीं हो रहा है, वो चीनी पी लिया। अब चीनी पी लिया तो उसके ग्लूकोज को स्पाइक मिला, तो उसको लगता है कि हाँ चाय पीने के बाद ठीक हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्रूट्स खाओगे तब भी आपको फ्रुक्टोज मिलेगा और वैसे ही शुगर स्पाइक होगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप ब्लैक कॉफी, चाय, फ्रूट्स पीसेज, ये सब आधा कटा हुआ, एक केला, एक आम, इस तरह का बीच बीच में एक एक 1.5 घंटे पे आप लेते रहो। उसके बाद ये जबरदस्त रिवीजन होता है और इसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। करोगे कोई नहीं, सिर्फ मेरा टाइम पास करवाते हो। ऑप्शनल में रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, आप जैसा चाहोगे। करंट बैच में ज्वाइन करोगे तब भी मिल जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मुझे तो नहीं पता कोई प्लेटफॉर्म।
आपके पास किताब है तो आप पढ़िए ना। फाइनेंशियल कितना सोचते रहिएगा, फाइनेंशियल तो जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। वो तो भारत में 90-95% लोगों का प्रॉब्लम है, आपका अकेले का थोड़ी ही है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पे पछुआ तो उपस्थित है मेरे भाई। पछुआ 10 डिग्री से 30 डिग्री तक थोड़ी उपस्थित है। पछुआ कहाँ उपस्थित है ये देखो ना। चलो कि ये सब प्लेटफॉर्म पे जो इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं उनको खुद ही अंग्रेजी नहीं आती है किसी प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मेरी आस्था नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि इंग्लिश न्यूज़ सुनना शुरू करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, वहां से वोकैबुलरी को उठाओ, लो, समझो, तब बात बनेगी। टीचर तो ग्रामर सिखा सकता है आपको, बोलने के लिए थोड़ी सिखा देगा वो। 2-4 यूज करने के लिए सोचोगे। चलो देखो, वायु राशि को बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ते हैं। वायु राशि क्या है? जितने लोग कल नहीं समझ पाए थे उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, और मुझे आशा है कि आज आप सीख जाओगे। और आज ये प्रेरी का मैदान है। प्रचलित पवन के अंदर वायु राशियां बनती है। पहला लाइन, जैसे पछुआ के अंदर में उष्मागतिकीय परिवर्तन से वायु राशि बनेगी। ये बेल्ट किसका है? पछुआ का है। तो पछुआ तो चल रही है, ये सब देखो पछुआ चल रही है, लेकिन उसके बीच में प्रेरी के मैदान पर, हमने एक उदाहरण ले लिया, प्रेरी के मैदान पर अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, पवन की काइनेटिक एनर्जी, गतिकीय ऊर्जा, ग्राउंड के फ्रिक्शन के समतुल्य हो जाए, घर्षण के, धरातलीय घर्षण के समतुल्य हो जाए, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में होगा कि वायु वहां रुक जाएगी। चारों तरफ से चल रही है, इधर चल रही है, इधर चल रही है, यहां वायु रुक गई। समझ गए? या दूसरी दशा ये हो सकती है कि यहां पर ऊपर से वायु का अवतलन हो रहा हो। ऊपर से वायु का अवतलन होगा तो धरातल पर जो सर्कुलेशन है, प्रवाह है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी और वो वायु रुक जाएगी। अब जहां पर ये वायु रुकी हुई है वहां पर धरातल के आर्द्रता और उसके तापमान को ग्रहण करेगी, और आर्द्रता और तापमान को ग्रहण करके ये वायु अपने ऊपरी संस्तर में उसी तापमान और आर्द्रता को धीरे धीरे ट्रांसफर करती है, और जो धरातल का तापमान और ऊष्मा और आर्द्रता है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के क्षोभ सीमा तक लगभग फैल जाता है। तो प्रेरी के क्षेत्र में त्रिआयामी क्यूब की तरह, क्यूब यानी घन, एक घन की तरह वायु की एक विशाल काया बन जाती है, जो प्रचलित पवनों के प्रवाह के अंदर बनती है। वैसे विशिष्ट प्रदेशों में जहां समतल भूमि हो, सदृश भूमि हो, सदृश तापमान हो, भौतिक दशाएं सदृश हो, वहीं बनती है। इसीलिए वायु राशियां कभी भी पर्वत पे नहीं बन सकती हैं, कभी भी पर्वतीय क्षेत्र में नहीं बनती है, कभी भी थल और जल पर एक वायु राशि नहीं बनेगी। जल पर अलग बनेगी तो थल पे अलग बनेगी, क्योंकि जल और थल के तापमान में अंतर होता है। कल की बात को ही रिपीट किया जा रहा है, आप ध्यान से सुनते रहो।
मेरे क्लास में तो कोई एक व्यक्ति जिसके पास कॉमन सेंस हो वो भी सीख सकता है, बाकी चीज तो अपनी जगह है। अब ये देखो, ये जो हमारी वायु राशि है ये बन गई, इसके बनने में लगता है 7 से 8 दिन का समय। अब अगर ये घन बन चुका है, पवन तो ग्राउंड पे चलती है, पवन की गहराई 1 किलोमीटर होगी, लेकिन ये जो वायु राशि है इसकी तो ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर हो गई ना। तो पवन और वायु राशि में अंतर हो गया। बनी है उसी पवन तंत्र के अंदर में, लेकिन पवन यहां पे स्टेबल हो गया था, तो स्टेबल होने के कारण उसके ऊपर जो वायु का कॉलम था वो पूरा धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और उसके बाद नीचे से तापमान और आर्द्रता ऊपर की ओर ट्रांसफर होता है। इस क्रम में एक वायु का घन बन जाता है, एक विशाल काया बन जाती है। ये वायु राशि की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी वो मैंने बता दिया, ऊंचाई 12 किलोमीटर क्षोभ सीमा तक, और इसका जो डायमीटर होता है वो 3200 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी पूरे भारत में, पूरे यूरोप में, हो सकता है कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक ही वायु राशि बन जाए। विशाल होती है, विशाल काया होती है। छोटा छोटा वायु राशि क्यों मत समझना, 3200 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है डायमीटर। अब देखो, यहां से जब ये वायु राशि बन गई तो इसका नामकरण मैंने कल आपको बताया था। चूंकि ये महाद्वीप पर बनी है तो इसका नाम हम लोग रखेंगे कॉन्टिनेंटल, तो ये हो गया सी। चूंकि ये उष्ण कटिबंध में है, 50 डिग्री से नीचे है, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ के नीचे है, तो ये उपोष्ण है, उष्ण है, तो ये टी यानी ये सीटी वायु राशि है। इस वायु राशि का नाम क्या होगा, सी टी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वायु राशि है। अब आपको समझना है कि कैसे मौसमी दशाओं में ये परिवर्तन करेगा। तो पछुआ पवनों ने इस वायु राशि को धक्का दिया, 7-8 दिन के बाद जब ये बन गया तो इसको फिर से प्रचलित पवन धक्का देगा, तो ये घन यहां से शिफ्ट होकर के यहां मान लो आ गया कनाडा के एक सिटी में आ गया। ठीक है, मान लिया ये हमारा मॉन्ट्रियल है, वैसे तो सेप्ट आइल दिखा रहे हैं हम, लेकिन मॉन्ट्रियल मान लो, या तुम कोई नाम जानते हो तो बता दो, ओटावा मान लेते हैं। चलो, ये ओटावा है। अब ओटावा के ऊपर में ये वायु राशि प्रकट हो चुकी है। ये देखो, ये वायु राशि ओटावा सिटी के ऊपर आ गई है। अब ओटावा पर पहले से क्या चल रहा होगा बताओ, ध्रुवीय पूर्वा चल रही होगी ना, ये तो ध्रुवीय पूर्वा का क्षेत्र है। तो ओटावा पर पहले से शीत लहर चल रहा था और ठंडा था, लेकिन चूंकि पछुआ पवनों ने धक्का दे करके कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वायु राशि को यहां भेज दिया, सीटी वायु राशि चली गई, तो ये वायु राशि क्या होगी, गर्म होगी, आर्द्रता युक्त होगी। तो ठंडे प्रदेश में गर्म वायु चली गई। अब देखो कि ओटावा के सिटी पे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां पहले ठंडी हवाएं चल रही थी, शीतलहर चल रही थी, वहां अब प्रेरी जैसी हवाएं चलेगी, क्योंकि यह वायु राशि सीटी प्रेरी से बनकर आई है, तो प्रेरी की आर्द्रता और तापमान को ग्रहण कर रखी है, तो प्रेरी जैसी ही दशाओं को यहां उत्पन्न करेगी। काश तुम यूरोपियन होते तो अभी जो मेरा 3-4 क्लास होने वाला है, तुमको लगता है कि वाह क्या मजा आया, हम अब समझते हैं बहुत सारी चीजों को। लेकिन चूंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो यहां मॉनसूनी जलवायु है, यहां वायु राशि से संबंधित कोई जलवायु नहीं है, इसलिए हम लोग इसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अरे भैया 60 डिग्री के नीचे पछुआ ही होगा ना, कुछ तो एकदम ही बकलोल सब है, क्या उपाय है। खैर चलो, अब यहां देखो, अब ये सीटी ऊपर की ओर चलेगी तो यहां पहुंच करके किस तरह की मौसमी दशाओं को उत्पन्न करेगी। यहां लिखते हैं सीटी है, ये कैसी वायु राशि है, गर्म है। गर्म है तो इसमें आर्द्रता होगी, ये आर्द्रता युक्त है। अब यहां देखो कैसे मौसम बदलता है। मान लो कि ये हमारा प्रेरी है और इस पर ये वायु राशि बनी है सीटी, और ये चल करके यहां दूसरी जगह पे ओटावा मान लो ये पहुंचती है।
मान लो ओटावा पहुंच गई, तो ओटावा पहुंचने के बाद यहां किस प्रकार के मौसमी दशा में परिवर्तन होगा, ये आपको अगर समझना है तो आप देखो कि प्रेरी में ये वायु राशि, प्रेरी से ही वायु राशि आई, तो यहां क्या हो जाएगा, पहले गर्मी बढ़ जाएगी, यानी टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आप चूंकि नीचे से क्या है, नीचे से टेम्परेचर क्या होगा ओटावा में, नीचे में ठंडा है ना, नीचे में ठंडा है, धरातल यहां ठंडा है, यहां की तुलना में ये धरातल ठंडा है, तो होगा कूलिंग फ्रॉम बिलो, नीचे से शीतलन होगा। तो जब ये गर्म वायु राशि का नीचे से शीतलन होगा तो यहीं पे कुहासा जैसा दशा बन जाएगा, क्योंकि शीतलन होने पर संघनन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और संघनन होने से यहां पर कुहरे जैसी दशा बन जाएगी, यानी फॉग बन जाएगा। ओटावा सिटी पर फॉग आ गया भाई। फॉग क्यों आया, क्योंकि गर्म और आर्द्र वायु राशि जब शिफ्ट करेगी और नीचे से उसका शीतलन होगा, तो शीतलन होने से क्या होता है, संघनन, और संघनन जब नीचे संस्तर पे संघनन होगा तो संघनन का ही एक उदाहरण है कुहरा। मैंने आपको कुहरा पढ़ाया हुआ है संघनन के फॉर्म के रूप में, तो यहां कुहरा आ जाएगा। तो कुहरा होगा, पहले तापमान बढ़ेगा, फिर कुहरा जैसी दशाएं बन जाएगी, और बाद में संघनन ऊपर की तरफ होने लगेगा, तो ऊपर जाकर के फिर बादल भी बनने लगते हैं और फिर वर्षा भी शुरू हो जाएगी, है ना। तो बादल, वर्षा ये सब होने लगता है वायु राशि के प्रकट होने के बाद। कुहरा पहले आएगा, फिर धीरे धीरे करके कुछ 1-2 दिनों के बाद वहां वर्षा भी होने लगती है। निर्भर करता है कि सिटी में आर्द्रता कितनी थी। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल, समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा लेते हैं, मान लो यहां पर एक वायु राशि बनी है जो है MP, और ये पछुआ पवन इसको धक्का दे रहा है। पछुआ पवन इसको धक्का दे रहा है, और पछुआ पवन इसको धक्का देते हुए मान लो कि यहां ले आई, प्रेरी के ऊपर में ले आई। अब MP मान लो प्रेरी पे आ गया है, पछुआ पवन इसको यहां तक धक्का दिया, उसके बाद वायु राशि अंदर घुस गई पछुआ के क्षेत्र में, ध्रुवीय पूर्वा धक्का दिया और पछुआ के क्षेत्र में घुस गई, 50 का लाइन क्रॉस करके नीचे आ गई। ठंडी वायु राशि है ये, तो MP है, ध्रुवों से आ रही है तो ठंडी है, और नीचे आएगी तो धरातल गर्म मिलेगा। कॉमन सेंस लगाते रहो, नीचे आएगा तो प्रेरी तो गर्म मिलेगा, ऊपर में तो वो ठंडी थी। अब गर्म होने के बाद क्या होगा, अब यहां देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां पर वायु राशि है हमारा MP, ये कैसी है, ये ठंडी वायु राशि है, क्योंकि समुद्र में है इसलिए इसमें आर्द्रता उच्च होगी। अब ये वायु राशि आ गई कहां, प्रेरी पर, और प्रेरी पर जब ये वायु राशि शिफ्ट होगी तो प्रेरी क्या है, गर्म, यहां पे धरातल गर्म है, तो बताओ हीटिंग फ्रॉम बिलो होगा या कूलिंग फ्रॉम बिलो होगा। यहां पर MP आ गई है, तो हीटिंग या कूलिंग क्या होगा, नीचे से हीटिंग, नीचे से तापन होगा। अब हीटिंग फ्रॉम बिलो होगा तो इसमें आर्द्रता है, तो वायु संवहन करके ऊपर की ओर उठेगी और यहां पर कपासी वर्षक मेघ बनेंगे। क्यों बनेंगे, संवहन वाले मेघ क्या होते हैं, कपासी वर्षक मेघ होते हैं, जो गर्जन और चमक के साथ तीव्र वर्षा करने लगेगी। तो देखो वायु राशि के आने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसका ये हमारा दूसरा उदाहरण है। ये 2 उदाहरण ही याद रखना है, और अगर दोनों वायु राशि साथ साथ बन गई, मान लो कि यहां से ही बन जाए और यहां से बन जाए, और दोनों वायु राशि टकरा जाए,
तभी बनेगा वाताग्र। जो तुम पूछ रहे हो वह एक और विशिष्ट दशा है। ऐसा हो सकता है ना कि वायु राशि, प्रेरी वाली वायु राशि ऊपर जा रही हो और एमपी वायु राशि ऊपर से आ रही हो और दोनों कहीं जाकर टकरा जाए। अब जब दोनों वायु राशियां टकरा गई तो दोनों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर वायु राशियों का मिश्रण होगा, वही कहलाता है वाताग्र या फ्रंट। तो हमारा अगला विषय होगा वाताग्र। वाताग्र कैसे होगा? तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि ये बहुत ही जटिल विषय है और ज्योग्राफी के क्या बोलूं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर और उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हुआ कैसे और मौसम कैसे बदला। मैंने तो एकदम से खेल खेल में आपको बताया कि गर्म वायु राशि ठंडे सतह पर जाने पे क्या होगा, ठंडी वायु राशि के गर्म सतह पर आने पे क्या होगा, कौन से बादल बनेंगे, किस प्रकार की वर्षा होगी, सब। हालांकि अगर ऑप्शनल का क्लास होता तो अभी तो दिमाग क्या बताऊं मैं, लेकिन आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना आप इतना समझो। कितने किलोमीटर के रीजन में होगा ये? 1600 किलोमीटर। इसका डायमीटर 3200 तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वायु राशि बना है ना, सब डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं हो सकता है। मेरा भी यही मानना है कि आप लोग घबरा करके मत पढ़ो। जो शिक्षा है, ज्ञान है, यूपीएससी में जिस तरह का कंपटीशन है, उसमें कोई भी व्यक्ति बिना 3, 4, 5 वर्ष संघर्ष किए तो किसी का कुछ होता नहीं है। दो 3 साल के पीरियड में पीटी निकलना शुरू हो जाता है, फिर अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एक बार में ही निकाल लेते हैं, लेकिन उनको भी 2 से 3 साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। सिलेबस बड़ा है ना और सब कुछ पढ़ना है। अभी आप चक्रवात तक पढ़ो, फिर जेट और वायु राशि का संबंध, और धीरे धीरे करके आएंगे उस टॉपिक पे। जितनी आवश्यकता होगी उतना तो आपको हम पढ़ाएंगे ही। अब आप लिखिए वाताग्र, लेकिन वाताग्र टाइटल बनाइए और वाताग्र को समझने के लिए हमारा सामने डायग्राम देखिए और कल्पना करिए कि जो वायु राशि प्रेरी पर बनी है, यह वायु राशि पछुआ से प्रेरित होकर के 60 डिग्री पर गई, लेकिन 60 डिग्री के ऊपर तो ध्रुवीय पूर्वा है और ध्रुवीय पूर्वा ऊपर से अगर एमपी वायु राशि को धक्का देके ला रही है, यानी धकिया रही है, तो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से जब धक्का लगेगा तो नीचे मतलब निम्न अक्षांशों से और उच्च अक्षांशों से, जब दोनों तरफ से ध्रुवीय पूर्वा और पछुआ का काइनेटिक एनर्जी लगेगा, उसे हम कह रहे हैं धक्का लगेगा, तो उसका परिणाम वाताग्र जनन के रूप में होता है। और वाताग्र जनन जब हो जाएगा तब आप समझ लेंगे कि चक्रवात फिर कैसे बनता है। तो आज वाताग्र जनन को समझना है। देखो, एक तो ये सिचुएशन है कि वायु राशि प्रेरी वाली वायु राशि बनी, कनाडा के ऊपर गई, वहां वर्षा करके
और अपना धुंध जो भी कुहासा लाना था ला करके धीरे धीरे खत्म हो गई, वहां के वायु में मिलकर के ठंडी हो गई। तो ये तो एक वायु राशि की जीवन गाथा है। लेकिन वायु राशि की जीवन गाथा परिवर्तित हो जाती है अगर दूसरी वायु राशि आकर के इसमें मिल जाए, और दूसरी वायु राशि से इसका जब अंतर संबंध बनता है तब कहानी कुछ और हो जाती है। कुछ प्राणी तो एकदम ही दोनों का टकराव हो रहा है तो ओटावा तक तभी पहुंचेगा जब नीचे वाला धक्का ज्यादा दे रहा हो। चलिए लिखिए, टकराव नहीं होगा तब तो पहुंचेगा ना। चलिए लिखिए, वाताग्र की परिभाषा। देखो, परस्पर विरोधी भौतिक गुणों से युक्त वायु राशियों के अभिसरण से उनके मध्यवर्ती संक्रमण क्षेत्र में त्रिआयामी ढलुआ सीमा का 3-डायमेंशनल स्लोपिंग बाउंड्री, त्रिआयामी ढलुआ सीमा का निर्माण हो जाता है, जहां आर्द्रता एवं उष्मा का विनिमय तथा वायु का मिश्रण प्राप्त होगा। वायु का मिश्रण प्राप्त होगा। इसे ही हम या इसे ही हम या इसे ही वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र जनन कहते हैं, अर्थात वाताग्र के दोनों तरफ क्रमशः ठंडी एवं गर्म वायु राशियां होती हैं। ठंडी एवं गर्म वायु राशियां होती हैं। नेक्स्ट,
लिखो वाताग्र की ऊंचाई क्षोभ सीमा तक तथा व्यास 1600 से 3200 किलोमीटर तक परंतु आक्षांशीय विस्तार परंतु अक्षांशीय विस्तार 15 से 30 किलोमीटर तक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वाताग्र यानी फ्रंट। ज्योग्राफी में अब मुश्किल से मुझे लगता है 15 से 20 क्लासेस बच रही होंगी। फिर लिखो, अभी लिखने का काम करो, अभी ज्यादा परेशान नहीं होना है, पूछना नहीं है। विश्वास रखो कि 100% समझ में आएगा। तो लिखो, नहीं और ले लेंगे क्लास, चिंता मत करो, पूरी जिंदगी हम ही से पढ़ते रहो। ओके, अब लिखो, वाताग्र एक के नहीं, वाताग्र एक निम्न दाब मौसमी तंत्र होता है जिसमें गर्म वायु का उत्थान तथा संघनन, बादल निर्माण एवं वर्षण तंत्र प्राप्त होते हैं। एवं वर्षण तंत्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, एक और पॉइंट लिखो, वाताग्र में तापमान के विलोमता की दशा होती है। तापमान के विलोमता की दशा होती है जिसमें
गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर आरोहित होती है। एक और पॉइंट लिखो, वाताग्र प्रचलित पवनों के दिशा में संचरित होती है तथा प्रचलित पवनों के दिशा में संचरित होती है तथा इसकी समयावधि 7 से 8 दिनों की होती है, जिसमें यह विशिष्ट दशाओं का निर्माण करती है। फिर थोड़ा सा करके और लिखना ही होगा। लिखो, क्योंकि हर लाइन जो लिखवा रहे हैं ना उससे पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा करके, घुमावदार। अब लिखो, वाताग्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शीत वाताग्र और दूसरा है गर्म वाताग्र। शीत वाताग्र और गर्म वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट। लिखो, शीत वाताग्र का ढाल 1:50 से 1:100 होता है, जबकि गर्म वाताग्र का ढाल 1:500 तक होता है। इसका मतलब है कि शीत वाताग्र का ढाल तीव्र है और गर्म वाताग्र का ढाल मंद है। फिर इसकी ऊंचाई
6 से 8 किलोमीटर, तो ये 10 से 12 किलोमीटर तक का होता है। फिर है शीत वाताग्र में कपासी वर्षक मेघ बनता है, जो गर्जन और चमक के साथ वर्षा करती है। 75 बार बताया हुआ है ये। इधर वर्षक स्तरीय मेघ बनता है, निम्बोस्ट्रैटस मेघ, ये किम्लोनिम्बस। तो गर्म वाताग्र दीर्घकालिक वर्षा करेगी। अब जिसको पीछे का क्लास याद हो वही तो लिख पाएगा। बड़े क्षेत्रफल पर वर्षा करती है, यानी गर्म वाताग्र का प्रभाव बड़े क्षेत्रफल पे होता है, शीत वाताग्र का कम एरिया में होता है। ये शीत वाताग्र है, ये विषुवत की ओर इसकी प्रवृत्ति होती है घूमने की, और इसका होगा ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर। कारण क्या है वो लिखो। इसमें ध्रुवीय पूर्वा सक्रिय, यानी कि ठंडी वायु सक्रिय होती है। यहां पर है पछुआ सक्रिय, यानी कि गर्म वायु सक्रिय होती है। बिल्कुल सही दीपक। अभी अभिसरण को डिफाइन करेंगे, चिंता नहीं करो। अभी पढ़ाया कहाँ है, अभी तो बस थोड़ा सा झलक लिखवाया है, दिखाया है। आप पेशेंस रखा करिए, जब टॉपिक खत्म हो जाए अरे 3-4 साल बाद भी ये नोट्स उठाओगे ना, तब भी तुमको आनंद ही आने वाला है, और तब तुम ज्यादा इसका वैल्यू समझोगे कि कैसे गागर में सागर भरा हुआ था, कैसे जटिल विषय इतना सिंप्लीफाइड किया हुआ था, और कैसे यूपीएससी का, जीआरएफ का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं निकल पाता है हमारे नोट से। ये बात जब एग्जामिनेशन में जाओगे तब समझ में आएगा ना, अभी कैसे पता चलेगा। कहीं नहीं जा रहे हम, यही है। आप लोगों को हमारे इंग्लिश वाले लेक्चर भी जरूर सुनने चाहिए। जैसे मैंने समकालीन समस्याओं पे, सूखा पे और अर्थक्वेक पे फ्री वीडियो 1-2 डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें इंग्लिश में भी डाला, हिंदी में भी डाला। तो कितना अच्छा रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों को अगर आप देखोगे तो आपको अंग्रेजी बोलना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, फ्लो कैसे होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि भारत में सिर्फ 3 से 4% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी लोग हिंदी बोल के उसका ट्रांसलेशन बोलते हैं। तुम जा रही हो, यू आर गोइंग ना, ये वाला सब है।
ट्रेन चल दी, ट्रेन हैज बिगन टू वॉक। जो तुम्हारे ट्यूटर्स रहते हैं यूट्यूब चैनल पे, वो यही सिखाएंगे ना, ट्रेन हैज बिगन टू वॉक, बिगिन, बिगैन, बिगन, यही सब रटाते रहते हैं। अंग्रेजी भाषा का सीखने का वो तरीका तो नहीं है, वो ग्रामर सीखने का तरीका है, स्पीच सीखने का तरीका है। लेकिन जो भाषा होती है वो तो आत्मा का विषय है। अब बताओ, आप कोई भावना को व्यक्त करते हो, आप हिंदी में ही व्यक्त करते हो, तो उसको व्यक्त करने के क्रम में क्या यहाँ ट्रांसलेशन चलता है? नहीं चलता है ना। जो भावनाएं आ रही हैं व्यक्त हो जा रही हैं। तो इंग्लिश जैसे भावनाएं आती हैं, ज्ञान आता है, ज्ञान का प्रवाह आता है, तो अपने आप ही वो बिना सोचे इंग्लिश भाषा में व्यक्त हो जाती है। अभी हम सोच रहे हैं क्या कि हम हिंदी बोल रहे हैं, तो ज्ञान निकल रहा है। भाषा मैंने यहां पे स्विच कर दिया कि हिंदी है, तो भाई स्विच कर दिया तो हिंदी निकल रही है। स्विच कर देंगे, इंग्लिश मीडियम बैच है तो इंग्लिश निकलने लगेगी। और ये सब अनुभूति का विषय है। और जब भी मैंने हिंदी क्लासेस लिए अपने जीवन में, मैंने अपने उच्चारण का, मैंने शब्दों के चयन का, मैंने बहुत सम्मान दिया हिंदी को। हिंदी भाषा को मैंने सशक्त किया, हिंदी भाषा को मैंने संस्कृत निष्ठ किया, हिंदी भाषा की आत्मा को छुआ। जबकि सत्य क्या है, हम दिल्ली आए भी थे तो हैदराबाद में थे 3 साल से, वहां हमारी संस्था थी, वहां हम किसी और की संस्था में पढ़ा रहे थे। दिल्ली आना तो बस एक संयोग बन गया, और हिंदी में जाना तो उससे बड़ा संयोग बन गया। ये सब जो इंग्लिश के जितने भी ट्यूटर हैं, वो लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, और तुम किसी भी अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को देख लोगे ना टीवी पे, मीडिया में, हम ही को देख लो हमारे चैनल में, तो ये सब तुमको, तुम्हारे अंदर समझ में आ जाएगा कि वो जो इंग्लिश वाला ट्यूटर सब है, वो लोग को खुद अंग्रेजी नहीं आ रही है, अंग्रेजी नहीं बोल सकता वो, अंग्रेजी का शब्द रटा पड़ा है, ग्रामर रटा पड़ा है। हो सकता है हमसे ज्यादा ग्रामर पता हो। हैज बीन होगा कि हैज होगा, कि हम लोग सोचते थोड़ी है कि हैज बीन लगना है, वो तो फ्लो में मैं जा रहा हूं, सोच के थोड़े ना बोले कि मैं जा रहा हूं। वैसे ही भाषा का फ्लो है, वो आएगा कैसे? पढ़ने से। बहुत सारा फिक्शन, नोवेल, ये सब पढ़ने लगोगे तो अपने आप आ जाएगा। हमारे फेवरेट हो रखे हो आप, लेकिन मैंने तो आपको कई बार डांट भी दिया है, और मैंने कई बार आपके लिए कठोर शब्द का प्रयोग भी किया है, बिना जाने कि किसने लिखा। लेकिन फिर भी आपके हम प्रिय हैं, और आप लोग इतना प्यार करते हो, अद्भुत है। अरे इंग्लिश का कमेंट्री सुनना शुरू करो। क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश का कमेंट्री शुरू करो। हमने वहीं शुरू किया था। हम भी तो गांव में थे, तो हमारे बाकी मित्र हिंदी वाला जब आता था कमेंट्री तो उसको सुनते थे, इंग्लिश वाला कमेंट्री आते ही सब वह वह वह, और हम सुनते रहते थे। फिर जब हम लोग का मैच होना शुरू हुआ तो उम्र हमारी बहुत कम थी, 12 साल की ही उम्र होगी, लेकिन मैच देखने घर से भाग जाते थे। अब मैच क्या होना था यार, गांव के मतलब छोटे से ब्लॉक के शहर के एक टीले पर ऐसे ही टूटा हुआ बैट, तो किसी का फटा हुआ पैड, फटा हुआ ग्लव्स, यही था और क्या था। तो उसमें बैठ करके एक माइक लग जाता था और खीर पूड़ी का व्यवस्था गांव वाले करवाते थे। तो माइक पकड़ लेते थे 12 साल की उम्र में और कमेंट्री शुरू कर देते थे अंग्रेजी में। वो चाणक्य की एक बात मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताई थी कि जिस व्यक्ति में साहस होगा, जिस व्यक्ति में उत्साह होगा, वो व्यक्ति में सारे गुण स्वयं समाहित हो जाते हैं। समझा?
हम लोग सभी गुण के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सभी गुणों को तुम नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर सभी गुणों को प्राप्त करना है तो तुमको चाणक्य के पास जाना होगा। और चाणक्य कहता है कि अगर व्यक्ति में करेज है, साहस है, तो फिर सारे गुण उसमें अपने आप समाहित हो जाते हैं। क्या लिखा है यार, विरासत है चाणक्य देश का, लेकिन एक चैप्टर नहीं उसमें पढ़ने को मिलता है। उसकी बातों को तो कम से कम एनसीईआरटी में डालना चाहिए बच्चों को। चलो आगे लिखते हैं। सिलेबस वही है विरासत, जो कि दिन प्रतिदिन क्लासेस में चल रहा है, वही सिलेबस है। इतिहास में जैसे जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाया गया, पॉलिटी में जैसे पढ़ाया गया, यही सिलेबस है। अब इसी सिलेबस में जो चीज़ें थोड़ी बहुत निकल करके अखबार में, करंट में आती हैं, उसको ऐड करना पढ़ना पड़ता है। सरकार की नीतियां बदलती है, कमीशंस के रिपोर्ट बदलते हैं, सर्वेक्षण बदलते हैं, तो उसको बस करते रहना होता है। चलो आगे लिखो। ये आपने लिख लिया। अब लिखिए, लिखो शीत वाताग्र एवं संबंधित मौसम। शीत वाताग्र एवं संबंधित मौसम। विरासत भी यही कहना चाह रहा था। ओके ओके। ओके ऑल राइट, लिखते हैं। थोड़ा सा 2 पैराग्राफ लिखना है शीत वाताग्र पे, 2 पैराग्राफ गर्म वाताग्र पे, फिर करेंगे हम लोग डिस्कशन मैप बना करके। ओके, तो आप लिखो शीत वाताग्र। लिखो, यदि ठंडी वायु राशि अधिक सक्रिय है, यानी गतिकीय ऊर्जा अधिक है, तब वह गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर गर्म वायु राशि के क्षेत्र में प्रवेश कर में प्रवेश कर गर्म वायु को
फोर्सेस टू अपलिफ्ट, गर्म वायु को बलात् उत्क्षेपित करते हैं, उठाते हैं, बलात् उत्क्षेपित करते हैं, जिससे गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर, जिससे गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर आरोहित होकर फैलने लगती है। या ऊर्ध्व संचरण करती है। देखो हिंदी का मैजिक, विस्तृत होने लगती है या ऊर्ध्व संचरण करती है। ऊर्ध्व संचरण करती है। उत्थित नहीं, उत्क्षेपित, उससे ज्यादा सुंदर शब्द मैंने दिया तुमको। बलात् का मतलब है फोर्स टू अपलिफ्ट। नेक्स्ट लिखो, जिससे गर्म वायु का लंबवत उत्थान या ऊर्ध्व संचरण करती है। आपने लिखा है जिससे कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। जिससे कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। कपासी वर्षक मेघ बनते हैं। फिर लिखो, तथा शीत वाताग्र में गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ, यदि यह वाताग्र, शीत वाताग्र, किसी प्रदेश विशेष में प्रवेश करता है, प्रदेश विशेष में प्रवेश करता है, अनुप्रास अलंकार देखो, प्रदेश विशेष में प्रवेश करता है, तब त्वरित मौसमी परिवर्तन प्राप्त होंगे।
त्वरित परिवर्तन प्राप्त होते हैं। लिखो, सर्वप्रथम गर्म वायु राशि का प्रवेश होगा। तो लिखो, पॉइंट में बना दो, आसान रहेगा याद रखना। लिखो ABC कर देते हैं। ए, गर्म वायु राशि एवं संबंधित मौसम। गर्म वायु राशि एवं संबंधित मौसम। लिखो, तापमान इसमें लिखते हैं आगे। तापमान में वृद्धि, दाब में कमी, निम्न मेघों के द्वारा कुछ बूंदाबांदी, संभव है। फिर लिखो दूसरा बी, शीत वाताग्र एवं संबंधित मौसम। शीत वाताग्र एवं संबंधित मौसम। लिखो, तापमान में कमी, दाब में सापेक्षिक वृद्धि, कपासी वर्षक मेघ, गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा, गर्जन एवं चमक के साथ वर्षा। फिर लिखो नेक्स्ट,
गर्म वाताग्र। लिखो, गर्म वायु राशि सक्रिय होती है तथा ठंडी वायु राशि के ऊपर ठंडी वायु राशि के ऊपर आरोहित हो जाती है तथा गर्म वायु का क्षैतिज आरोहित हो जाती है तथा गर्म वायु का क्षैतिज विस्तार होने लगता है। का क्षैतिज विस्तार होने लगता है। दोनों में सेम सेम नहीं हो रहा है, चिंता मत करो भैया आप। इसमें वायु का क्षैतिज विस्तार हो रहा है। लिखो, जिससे वर्षक स्तरीय मेघ का निर्माण होता है। वर्षक स्तरीय मेघ का निर्माण होता है। सघन वर्षा, दीर्घकालिक वर्षा, बड़े क्षेत्रफल पर वर्षा, उत्पन्न होगी। अब लिखो, संबंधित मौसम। तो लिखिए, गर्म वाताग्र यदि किसी प्रदेश के ऊपर से निकलता है तब ए
पहला, शीत वाताग्र से संबंधित मौसम, शीत वाताग्र से संबंधित मौसम, बस 2 ही मिनट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। शीत वाताग्र से संबंधित मौसम जैसे दाब में वृद्धि, ताप में कमी, स्वच्छ आसमान, शीत लहर, इत्यादि प्राप्त होगा। इत्यादि प्राप्त होगा। अभी कौन हो सकता है? 1 सेकंड रुको। फिर लिखो गर्म वाताग्र से संबंधित मौसम बी। ये गर्म वाले में लिखवा रहे हैं, कूल वाला तो ए बी 2 लिखवाया, उसके बाद गर्म लिखवाया। अभी समझाएंगे ना तब आ जाएगा समझ में। फिर लिखो जल्दी से लिखो कि गर्म वाताग्र में हम लोग लिख रहे हैं, गर्म वाताग्र में हमने गर्म वाताग्र की परिभाषा दी, फिर संबंधित मौसम बोला, उसमें ए लिखवाया शीत वायु राशि से संबंधित, बी बोला गर्म वाताग्र से संबंधित, जिसमें आपको लिखना है कि वर्षक स्तरीय मेघ होंगे, दीर्घकालिक वर्षा, बृहत स्तरीय वर्षा, दाब में कमी, ताप में वृद्धि, दाब में कमी, ताप में वृद्धि। ओके, फिर लिखो इसमें सी, इसमें तीसरा लिखो सी। सी में होगा गर्म वायु राशि से संबंधित, गर्म वायु राशि से संबंधित मौसमी परिवर्तन। इसमें वही लिखना है जो शीत वाताग्र वाले में लिखे थे। चलो फिर भी लिख लो, गर्म वायु राशि से संबंधित मौसम। लिखो तापमान में वृद्धि, दाब में कमी,
निम्न मेघों के द्वारा कुछ बूंदाबांदी। अब आइए वाताग्र को समझते हैं। चलिए, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया अब तक। अब एकदम जीरो से शुरू करते हैं। अब देखिए, यहां जो वायु राशि बनी थी यह है CT, प्रेरी पर बनी थी, गर्म वायु राशि थी, महाद्वीप पर बनी है, निम्न अक्षांश पे बनी है, उपोष्ण कटिबंध में बनी है, पछुआ के क्षेत्र में बनी है, गर्म वायु राशि ही होगी। अब ये गर्म वायु राशि यहां से निकल करके चली गई ओटावा के ऊपर में, तो वहां सतह ठंडा मिला, तो नीचे से शीतलन हुआ, और नीचे से शीतलन होने के बाद वहां क्या होगा, फॉग बनेगा, क्योंकि संघनन का कार्य नीचे के संस्तर में हो रहा है, बादल नीचे बन रहा है। धीरे धीरे संघनन ऊपर होगा तो कुहासा धीरे धीरे मेघ में बदल जाएगा, और मेघ फिर वर्षा करेगी, और इस प्रकार ये जो CT वायु राशि है यहां पर जाकर ये खत्म हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, परिवर्तन हो गया, इसका अस्तित्व यहां पर जाने के बाद खत्म हो जाएगा। समझ में आया होगा? आशा है कि आप समझ गए होंगे। ये तो हमने वैसे बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक दूसरा कंडीशन ये है भाई साहब कि CT तो इधर पहुंच ही रही है। अब CT यहां पहुंच गई, मान लो ऊपर पहुंच गई, और यहां से ये MP इधर आ गया, ये रहा तुम्हारा MP, इसको ध्रुवीय पूर्वा पुश कर रही है, ध्रुवीय पूर्वा पुश कर रही है। ये है तुम्हारी ठंडी वायु राशि, ये कोल्ड एयर है ना इसमें, तो ये कोल्ड एयर है, पोलर है। अब ये दोनों टकरा जाए, अगर ये अकेले निकल जाए तो वाताग्र नहीं बनेगा, और अगर ये जा रही हो और ऊपर से भी कोई आ रही हो और दोनों टकरा जाए तब वाताग्र बनेगा। यानी वाताग्र बनने की पहली शर्त क्या है कि वायु राशियों का अभिसरण हो, और दोनों, एक वायु राशि गर्म हो तो दूसरी ठंडी हो। आसान है। अब दोनों का जब अभिसरण होगा तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। इस लाइन पे मान लेते हैं इधर से ठंडी वायु आ रही है, तो ठंडी वायु की प्रवृत्ति होती है कि वह ठंडी होकर के, अधिक घनत्व वाली होकर के, भारी होकर के धरातल की ओर दबती रहे। तो सारी ठंडी वायु नीचे की ओर दब रही है। अब है गर्म वायु, यहां से तो गर्म वायु आ रही है, तो गर्म वायु की प्रवृत्ति होती है ऊपर की ओर उठने के लिए। गर्म वायु हल्की होती है, आर्द्रता होती है, तो ये है हमारा कोल्ड एयर, ये हमारा क्या है, वार्म एयर। ओके, अब कोल्ड एयर वार्म एयर जब दोनों टकरा गया तो ये जो 60 डिग्री है, 60 से 65 का जो ये क्षेत्र है, यहीं पे टकराएगी। और मान लो यहां पे अगर टकराती है, इधर से कौन ला रहा है, ध्रुवीय पूर्वा। तुम लोग कहीं दिशा भ्रम न हो जाए कि इधर से कैसे आ गई, ऊपर से वो आ रही थी, ऐसा मत करना। तो ये है ध्रुवीय पूर्वा, ठंडी वायु है ना, ये ध्रुवीय पूर्वा इसको ला रही है। इधर से गर्म वायु है तो इसको पछुआ ला रही है। दोनों 60 डिग्री पे टकरा गया। यहां पर हमारा है नॉर्थ पोल, समझ में आ गया होगा। तो अब जब दोनों ये टकरा गया तो ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगेगी, और ये रहा हमारा क्षोभ सीमा, यह है हमारी क्षोभ सीमा। तो ये जो गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगी, और यहां जो ये जो ठंडी वायु नीचे की ओर दबने लगी, तो बीच में जो ये क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र बन रहा है, जो इधर भी एक्सीड करेगा, ये कैसा क्षेत्र बन रहा है ये बताओ। ये क्षेत्र कैसा बन रहा है, ये जो बीच में क्षेत्र बना, ये ढालुआ सीमा है या नहीं? दोनों वायु के संपर्क का ये कैसा सीमा बन रहा है?
ज्यादा लाइन खींच दिया मैंने, चलो लाइन को कम कर देते हैं। फिर से दिखाते हैं आपको कि ठंडी वायु इधर से आकर के दब रही है, ये रही ठंडी वायु, और ये क्या है हमारी, ये है हमारी गर्म वायु जो ऊपर की ओर इस तरह से उठ रही है। तो बीच में जो ये क्षेत्र है, ये जो ढलुआ क्षेत्र है, ये क्या है, यही तो वाताग्र है, इसी को कहते हैं फ्रंट, यही है फ्रंटल जोन। वाताग्र क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। इस डायग्राम को बनाइए, फिर आगे बताएंगे गर्म वाताग्र और शीत वाताग्र, फिर दोनों में अंतर क्या है। और इस डायग्राम को बनाइए। अरे जो लिखे सो उसको भूलिए, जो समझा रहे हैं उसको देखिए। समझाने वाले पार्ट में इस तरह से ये गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है, यहां पर ठंडी वायु नीचे है, बीच में ये जो पूरा ये फ्रंटल जोन है। अब बताओ, फ्रंटल जोन में वायु उठ रही है, यहां पर वायु उठ रही है, तो यहां पे दाब क्या होगा, इस क्षेत्र में दाब क्या होगा, लो प्रेशर होगा ना, लो प्रेशर हो जाता है यहां पे। और वो गर्म वायु ऊपर उठ रही है, तो गर्म वायु ऊपर उठने के बाद बादल का निर्माण करेगी। गर्म वायु में आर्द्रता है, याद रखो, गर्म वायु हल्की है, आर्द्रता से युक्त है, और गर्म वायु को जब ऊपर उठने का मौका मिलेगा, ठंडी वायु तो नीचे दबेगी, भारी है, ये गर्म वायु ऊपर उठी, तो दोनों के बीच का क्षेत्र फ्रंट है, फ्रंट में हो गया निम्न दाब, और ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु आ गई। यहां पर क्या है, कोल्ड एयर है ना, इस भाग में। यहां पर क्या है, वार्म एयर है, तो यही तापमान की विलोमता है। कोल्ड एयर के ऊपर अगर वार्म एयर हो तो तापमान की विलोमता का दशा यही कहलाता है। तो देखो, फ्रंट में तापमान की विलोमता है, निम्न दाब है, गर्म वायु ऊपर उठ रही है, गर्म वायु ऊपर उठने के बाद ये रहा बादल, ये सब संघनन के बाद ये देखो बादल बन गया, और बादल क्या करेगी, वर्षा। तो फ्रंट में वर्षा होने लगता है, बादल बनने लगता है। इस मूल प्रक्रिया को पहले समझो, फिर फ्रंट का वर्गीकरण भी करेंगे। फ्रंट नीचे से ऊपर तक है, फ्रंट यहीं से है, यहां से लेकर के पूरा ये भाग। अभी हम इसको एक और कलर में दिखाते हैं, कौन सा कलर लें जो तुमको दिख जाए। ये जो पूरा क्षेत्र यहां से लेकर के इस तरह का जो ये पूरा क्षेत्र बन रहा है, ये देखो, ये पूरा ब्लू लाइन से जो मैंने दिखाया, ऊपर में जाके चौड़ा, नीचे में आके संकीर्ण, यही है तुम्हारा फ्रंट, बीच वाला भाग, इसी को फ्रंट कहते हैं। फ्रंट में बादल होगा, निम्न दाब होगा। इस डायग्राम को बनाओ, पानी लेके आ रहे हैं।
ओहो, साउंड नहीं था, कोई बात नहीं, अभी आएगा साउंड। मैंने कहा कि वाताग्र का मतलब क्या है? गर्म वायु का अग्र, गर्म वात का अग्र, शीत वात का अग्र, तो ये हो गया वाताग्र। ओके, और ढलुआ सीमा क्यों है? क्योंकि इधर से भी फोर्स काम कर रहा है, इधर से भी अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, दोनों तरफ से वायु राशि टकराई है और गर्म वायु ऊपर उठी है। ये क्या है? कोल्ड वायु धीरे धीरे अंदर घुसती चली जाएगी और गर्म वायु ऊपर चढ़ती चली जाएगी, दोनों का मिश्रण चल रहा है। उसी मिश्रण के क्रम में बीच में जो संक्रमण क्षेत्र है वही वाताग्र है, और वाताग्र में ही बादल होंगे, वाताग्र में ही वर्षा होती है। अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई शीत वाताग्र क्या है। शीत वाताग्र क्या है? तो मान लो, देखो क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, तो यहां से शीत वायु राशि एक्टिव है, यानी शीत वायु इस तरह से फैल रही है, शीत वायु राशि एक्टिव है। ये कोल्ड एयर है जो सक्रिय है, और ये धीरे धीरे 60 डिग्री से इधर पुश करना शुरू कर दी, समझ गए? ये 50 डिग्री तक पुश करती हुई जा रही है, शीत वायु एक्टिव है। इधर ध्रुवीय पूर्वा है, ये एक्टिव है, सक्रिय है। तो चूंकि ये एक्टिव है, तो ये जो गर्म वायु यहां पर है, जिसको कि हम अलग कलर्स दिखाएंगे, ये गर्म वायु है, तो ये गर्म वायु धीरे धीरे यहां पर लगभग वर्टिकली ऊपर उठने लगती है, क्योंकि इस भाग में तो शीत वायु एक्टिव है, ये पूरा शीत वायु है, यहां पर इस तरह से शीत वायु है। तो गर्म वायु यहां पर इस तरह से ऊपर की ओर उठने लगेगी, कलर चेंज, इस तरह से उठने लगेगी। तो इस भाग में जो बादल बनते हैं वो बादल हो जाएंगे तुम्हारे इस तरह से लंबवत बादल बनेंगे, ये लंबवत बादल बनेंगे। और ये बादल क्या होगा? क्यूमुलोनिम्बस। और जो हमारा यहां वाताग्र बन रहा है, ये देखो वाताग्र का ये इस तरह से स्वरूप होगा, वाताग्र का स्वरूप इस तरह से यहां बनेगा, और इस तरह से वायु ऊपर की ओर उठ रहा है। इसको थोड़ा और विस्तार कर दो लिखने के लिए कि यहां वार्म एयर है, ये वार्म एयर है। तो ये जो है वाताग्र, इसमें ये देखो सबसे पहले ये क्यूमुलोनिम्बस बादल बन गया, क्योंकि वर्टिकली राइज कर रहा है। और इस वाताग्र का ढाल जो होगा, वो ढाल बड़ा ही स्टीप होता है, क्योंकि ठंडी वायु पुश कर रही है। तो ठंडी वायु जब पुश करेगी और नीचे की तरफ घुसते चली जाएगी, तो वाताग्र का जो स्वरूप होता है, ये कोल्ड फ्रंट है। और यहां पर और मान लो वायु और ऊपर की ओर उठ रही है, और ऊपर की ओर उठ रही है, तो यहां भी बादल बनेगा, यहां भी बादल बनेगा, यहां पर बन जाएगा पक्षाभ मेघ, यहां पर बनेगा मध्य, क्या था, एल्टो स्ट्रैटस, मध्य स्तरीय मेघ, ऊपर में पक्षाभ मेघ, नीचे में सीबी मेघ। इस तरह से मेघों की श्रृंखला बन जाती है पूरी की पूरी, किसमें, इस तरह से मेघ बन जाता है। यह है तुम्हारा वर्षक स्तरीय मेघ। अब इसकी हम लोग, ये शीत वाताग्र है, इसको ड्रॉ करो। अब इसमें देखो समझना है, शीत वाताग्र इधर धक्का दे रही है, शीत वाताग्र इस दिशा में जा रही है। तो शीत वाताग्र जब इस दिशा में जाएगी, तो यहां मान लो कोई जगह का नाम ले लो, मान लो यहां पे न्यूयॉर्क है, यहां पर न्यूयॉर्क सिटी है, यहां पर न्यूयॉर्क सिटी पे एक आदमी यहां बैठा हुआ है। तो न्यूयॉर्क पे ये जो वाताग्र है, ये इधर जाएगा धक्का दे करके, इस तरह से इधर की ओर इधर संचरित होगा। अरे पूर्वा एक्टिव है ना, तो कोई भी वाताग्र है उसको पुश कर रहा है,
तो इस सीटी पे सबसे पहले क्या आएगा, कौन सी मौसमी दशा आएगी, ए वारमेयर की। उसके बाद मौसमी दशा क्या आएगी, बी शीत वातागर की। उसके बाद मौसमी दशा क्या आएगी, सी शीत वायु राशि की। तो न्यूयॉर्क पे 3 प्रकार का मौसम बदलेगा। न्यूयॉर्क पे 3 प्रकार का मौसम बदलेगा। इसको और बेहतर समझने के लिए हम आपको वापस ले चलते हैं इस डायग्राम पे। देखिए इस डायग्राम पे ये दोनों टकरा गए, तो ये तो गर्म वायु है, तो यहां देखो ये गर्म वायु ऊपर उठ रही है ना, और इसका ठंडा वायु नीचे जा रहा है। तो गर्म वायु और ठंडी वायु के नीचे में बीच में जो ये क्षेत्र बन रहा है ढाल वाला, ये जो क्षेत्र बन रहा है यही वाताग्र है ना, यही देखो वाताग्र है। गर्म वायु कहां है, गर्म वायु ऊपर, ठंडी वायु कहां है, ठंडी वायु को व्हाइट से दिखाते हैं, इसको देखो नीचे, ये ठंडी वायु नीचे, ठंडी वायु नीचे, और गर्म वायु सब ऊपर ऊपर। तो बीच में ये जो भाग है यही वाताग्र है। और मान लो कि इसमें ध्रुवीय पूर्वा एक्टिव है। ध्रुवीय पूर्वा कहां है, ये है ना ध्रुवीय पूर्वा, ये क्या है, ये ध्रुवीय पूर्वा है, ये एक्टिव है मान लो। तो जब ध्रुवीय पूर्वा एक्टिव है तो ये पूरा सिस्टम, ये जो तुम पूरा सिस्टम देख रहे हो, ये पूरा सिस्टम, ठीक से समझो इसको, ये जो पूरा सिस्टम है ये चलते चलते किसी सिटी के ऊपर में आ जाएगा। मान लो यहां पे कोई सिटी है, उसके ऊपर आ गया। क्योंकि ध्रुवीय पूर्वा एक्टिव है इसलिए कौन सा फ्रंट है, ये कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है ये जो अभी पढ़ाया मैंने। तो सिटी के ऊपर में सबसे पहले क्या आएगा, गर्म वायु राशि ए, सबसे पहले गर्म वायु राशि, फिर वाताग्र, फिर शीत वायु राशि। तो इस सिटी पर 3 लगातार मौसमी दशाएं बदलेंगी। और जब गर्म वायु राशि इस पर आएगी, क्योंकि ध्रुवीय पूर्वा धक्का दे रही है, तो गर्म वायु राशि इस पर आएगी, तो यहां पर सबसे पहले तापमान में, सिटी में तापमान में वृद्धि, और जो हमने लिखवाया है आपको। फिर इसमें चूंकि शीत वायु राशि है, ढाल तीव्र है, इसलिए इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, कपासी वर्षक मेघ है। और फिर अंत में कोल्ड एयर आ जाएगा, और इसी सिटी पर 2 ही 4 दिन के बाद ठंडी हवाएं भी चलने लगेगी। तो आज गर्म हवा, परसों क्यूमुलोनिम्बस बादल से वर्षा, 5 दिन बाद कोल्ड एयर, इस तरह का मौसमी परिवर्तन लगातार होता है अगर वाताग्र किसी प्रदेश से निकलने लगता है। काश आप यूरोप के बच्चे होते तो आप इसको बिल्कुल समझ पाते, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शीत वाताग्र कैसे पता चलेगा, शीत वाताग्र का पता चलेगा, शीत वाताग्र में बादल कौन सा है उससे पता चल जाएगा, दिखाई तो कुछ पड़ेगा नहीं। वायु कौन सी सक्रिय है उससे पता चल जाएगा, ढाल कैसा होगा वायु का उससे पता चलेगा। ओके, इसमें कोल्ड एयर पावरफुल है, थैंक यू अनूप for your very kind words. Thank you so much. ओके, तो ये देखो ये शीत वाताग्र का ये कहानी है। अब हम लोग कल्पना करते हैं कि गर्म वायु सशक्त है। ऐसा होता है कि कभी शीत वायु सशक्त है तो कभी गर्म वायु सशक्त है। कैसे, उसके अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे में फिर ऑप्शनल में आना पड़ेगा। तो मान लो कि पछुआ पवन सशक्त है, अब पछुआ ही सशक्त है, पछुआ इधर धक्का देना शुरू की, तो सबसे पहले तो ये जो ढाल है, ये ढाल ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा ढाल,
ऐसे वाताग्र हो जाएगा। बताओ क्यों ऐसे वाताग्र हो गया? वाताग्र का स्वरूप ही बदल जाएगा, ऐसे वाताग्र हो जाएगा, मंद ढाल का हो गया। क्योंकि गर्म वायु सक्रिय है ना, ठंडी वायु तो ऊपर उठेगी नहीं, तो गर्म वायु ठंडी वायु को दबा करके एकदम फैली जा रही है, ऊपर ऊपर फैली जा रही है, और ढाल ऐसा हो जाएगा। अब ये मान लो यहां पर यूके है, लंदन है, तो लंदन में, लंदन के ऊपर से ये निकल रही है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले निकलेगा कोल्ड वायु राशि, उसके बाद क्या निकलेगा? गर्म वाताग्र, उसके बाद क्या निकलेगा? गर्म वायु राशि। तो जो ठंडी वायु राशि, ठंडी वाताग्र आई थी, तो उसमें उल्टा था, इसमें कुछ और है, उससे उल्टा इसमें आएगा। इसमें पहले कोल्ड वायु राशि आएगी। तो आपको एक समझाते हैं, अगर आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हो और इंग्लैंड में अगर आप मैच देखते हो लॉर्ड्स के मैदान में या कहीं भी लीड्स में, तो वहां मैदान में आप देखोगे कि आज ठंडी वायु चल रही है, स्वेटर पहन के लोग आए हुए हैं, क्रिकेटर्स आए हुए हैं, स्वच्छ मौसम है, धूप खिली हुई है, लोग एकदम आराम से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ठंडी वायु राशि आ रही है। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करने के बाद ये वायु राशि निकल गई, ये तो चल रही है, वायु राशि निकल गई, अब आ जाएगा वाताग्र। तो लॉर्ड्स के मैदान में वर्षा शुरू हो गई, निम्बो स्टेटस बादल अगर आ गया तो समझो कि मैच ही खत्म। 2 दिन तो वर्षा ही हो जाएगी, 2 से 2.5 दिन तक वर्षा हो गई और मैच खत्म हो गया कई बार। और बाद में फिर गर्म वाताग्र आती है। तो सीक्वेंस ऑफ वेदर आता है, वेदर का अनुक्रम आता है, 3 अनुक्रम आएगा, दोनों में तीनों अनुक्रम को लिख देना है। हमने लिखवा दिया है। तो सबसे पहले हमने लिखवाया था शीत वाताग्र से संबंधित मौसम। उसमें शीत वाताग्र से संबंधित मौसम में पहला है, देख लो अपने नोट्स में, नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स की ओर देखो कि सबसे पहला है शीत वाताग्र जब एक्टिव होगा, शीत वायु जब एक्टिव होगा तो सबसे पहले आएगा गर्म वायु राशि। तो गर्म वायु राशि से संबंधित मौसम, फिर शीत वाताग्र से संबंधित मौसम, और उसके बाद तीसरा उसमें नहीं लिखवाया था लेकिन लिख लो। तीसरा में होगा गर्म वायु राशि से संबंधित मौसम, है ना। और गर्म वाताग्र में अगर आओगे, उसके नीचे आओ गर्म वाताग्र, तो गर्म वाताग्र में भी 3 मौसम होगा। जो पहले वाले का उल्टा कर दो, बस लिखा हुआ जो है वही लागू होगा। मेरी बुआ जी की शादी में आना सर जी, कहां शादी है, कब शादी है, कोरोना में तो यार कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। अरे ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, पूरा पॉलिटी, पूरा हिस्ट्री, ये सब एक सिस्टम से पढ़ोगे ना, समझ करके सब याद हो जाता है। चलो ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।